हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th का आज अपन बात करेंगे पार्ट 2 की, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन और उसमें अपन बात करने वाले हैं आज ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी कौन कौन सी ब्रांचेस होती है उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ज्योग्राफी को जैसे कि अपने प्रीवियस लेक्चर में एक पूरा मैप देखा था, एक डायग्राम देखा था, एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट होता है। कैसे? क्योंकि जब आप जियोलॉजी स्टडी करते हो तो ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी आ जाती है, इकोनॉमिक्स स्टडी करते हो तो ज्योग्राफी में इकोनॉमिक ज्योग्राफी आ जाती है। इसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस अगर आप स्टडी करते हो तो इधर आ जाती है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी को अपन जियो पॉलिटिक्स भी बोलते हैं, सुना होगा आपने। ये इंटरनेशनल लेवल पे जब भी कोई डिस्कशन होते रहते हैं, कोई भी बॉर्डर डिस्प्यूट है, कोई भी ओशन टेरिटोरियल इशू आ रहा है, ठीक है, उस तरीके से। तो ज्योग्राफी एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है और इसको स्टडी करने के लिए कुछ ना कुछ अप्रोचेज़ अडॉप्ट की जाती हैं। और वो अप्रोचेज़ को अगर अपन देखें तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है सिस्टमेटिक, एक होती है रीजनल अप्रोच। सिस्टमेटिक अप्रोच जो है वो जनरल ज्योग्राफी की तरह ही देखी जाती है। जनरल ज्योग्राफी में अपन क्या करते हैं कि अर्थ के पर्टिकुलर किसी एक एरिया में अपन ने वेजिटेशन देखा और दूसरे एरिया में भी वेजिटेशन को ही मैच किया, तो ये तो स्टडी हो गई। अपन ने एक पर्टिकुलर एक सेगमेंट उठाया वेजिटेशन और उसकी स्टडी करने की कोशिश की, ठीक है, तो ये हो जाएगी क्या, जनरल अप्रोच, जिसको बोलते हैं अपन सिस्टमेटिक ज्योग्राफिक अप्रोच। और ये अप्रोच थी, ये इंट्रोड्यूस की थी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। किसने की थी? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जो कि जर्मन ज्योग्राफर थे। इसी के जस्ट साइड में एक और ब्रांच आई ज्योग्राफी की, वो है रीजनल ज्योग्राफी अप्रोच। मतलब किस तरीके से आप अर्थ ज्योग्राफी का स्टडी करते हो उसमें रीजनल अप्रोच अप्लाई करो। रीजनल अप्रोच में क्या होता है कि आप पर्टिकुलर दो रीजन ले लो कोई भी, एक तो ए ये हो गया और एक बी ये वाला रीजन हो गया। तो यहाँ की वेजिटेशन, क्लाइमेट, सॉइल, सारी पैरामीटर्स को आप स्टडी करते हो ए का, और सिमिलरली ये सारे पैरामीटर्स आप स्टडी करते हो बी का, और फिर आप कंपेयर करते हो। तो ये क्या हो गया, रीजन वाइज आपने स्टडी की, एरिया वाइज, ठीक है। तो इस वजह से इस अप्रोच को क्या बोल दिया गया, रीजनल अप्रोच। तो पहले वाली में तो क्या था कि पर्टिकुलर एक सेगमेंट आपने लिया, जैसे वेजिटेशन हो गया या वहाँ की क्लाइमेट हो गई या सॉइल टाइप हो गया, वो स्टडी किया, और वो की वह स्टडी की ए और बी दोनों के अंदर एक ही चीज़ को। जबकि रीजनल के अंदर आपने दो रीजन्स लिए ए और बी, और उनकी थॉरोली स्टडी की, उसकी क्लाइमेट क्या है, वहाँ पर क्या ज्योग्राफिकल फिनोमेना है, क्या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, क्या नेचुरल बिहेवियर है वहाँ के रीजन का, वो सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो रीजनल ज्योग्राफिक जो अप्रोच है वो एक और जर्मन ज्योग्राफर हुए, उन्होंने, जो कि कंटेम्प्रेरी ही थे, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के ही क्या थे, कंटेम्प्रेरी, मतलब एक ही टाइम पे थे। तो उन्होंने दिया, और वो उनका नाम था कार्ल रिटर। तो कार्ल रिटर को रीजनल ज्योग्राफी का फादर बोला जाता है, और सिस्टमेटिक ज्योग्राफिक जो अप्रोच है उसके फादर किसको बोल दिया, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर अपन सिस्टमेटिक अप्रोच को अगर अपन देखें, जैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि सिस्टमेटिक अप्रोच एक फिनोमेना होता है जिसमें अपन पर्टिकुलर फिनोमेना को स्टडी करते हैं वर्ल्ड ओवर, चाहे वो वेजिटेशन हो, चाहे वो टाइपोलॉजी ऑफ इक्वेटोरियल सॉफ्टवुड हो, या फिर कोई भी हो। जैसे नेचुरल वेजिटेशन आपने देखी तो इक्वेटोरियल रीजन के अंदर आपने देखा, जैसे ये अर्थ आपके सामने, तो ये इक्वेटर वाले रीजन में आपने देखा तो इक्वेटोरियल। और जब जैसे ही आप इधर गए टेम्परेट रीजन में या फिर नॉर्थ टुवर्ड्स पोल्स, तो वहाँ पर आपको सॉफ्टवुड मिलने लगे। तो इस तरीके से वेजिटेशन का आपने कंपैरिजन किया दोनों जगहों पे, इक्वेटर पे और टेम्परेट रीजन में, तो वो चीज़ क्या होगी, सिस्टमेटिक अप्रोच। इसी तरीके से रीजनल अप्रोच में क्या होता है कि वर्ल्ड को अपन रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट लेवल्स पे, और उनमें एक हैरार्की का जो रिलेशन होता है, मतलब वन, देन उसके नीचे एक, जैसे कंट्री, जैसे मान लो कॉन्टिनेंट्स के नीचे कंट्री, कंट्री के नीचे स्टेट के नीचे डिस्ट्रिक्ट्स, इस तरीके की हैरार्की पूरी अपन डिसाइड कर लेते हैं रीजन वाइज, ठीक है। तो इस तरीके से रीजन्स में डिवाइड कर दिया वर्ल्ड को, और फिर उसके बाद में वहाँ के ज्योग्राफिकल फिनोमेनास को स्टडी करने की, जिसमें सारे ज्योग्राफिकल फिनोमेना कंपेयर करेंगे। जैसे मैंने बताया था, एक एरिया ए हो गया, एक एरिया बी हो गया। जैसे एक तरफ मान लो इंडिया की स्टडी कर रहे हो, एक तरफ यूएसए की आप स्टडी कर रहे हो, तो उनका आप फिर कंपैरिजन करोगे कि वहाँ पर कैसा तो नेचुरल एनवायरनमेंट है, क्या पॉलिटिकल सीन वहाँ पे चलता है, क्या क्या यहाँ के फिनोमेना है। तो हॉलिस्टिक मैनर में अपन सर्च करने की कोशिश करते हैं। दैट मीन्स अपन जो जब रीजनल अप्रोच में स्टडी करते हैं तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वाला सेगमेंट कहीं ना कहीं अपने को फील होता है। क्या? यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, ठीक है। जैसे इंडिया की बात करें तो नॉर्थ में हिमालय, साउथ में आप जाओगे नीलगिरी हिल्स वाला जो, और साथ में फॉरेस्ट की बात करोगे तो वहाँ पे आपको क्या मिलता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट,
सिमिलरली राजस्थान वाले रीजन में हाई टेम्परेचर, रेनफॉल लो। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट में जाओ, टेम्परेचर मॉडरेट और रेनफॉल हाई। तो इस तरीके से यहाँ पर भी डाइवर्सिटी, यहाँ पर भी अलग तरीके का क्लाइमेट, वेस्ट में भी अलग, और ये, और फिर इसको पूरे को अपन ऐड करके क्या कर दिया, इंडिया में शामिल कर दिया। तो एक तरीके से ये डाइवर्सिटी थी, इसको यूनियन में कन्वर्ट किया कि नहीं, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी आया कि नहीं। तो ये चीज़ आती है किसमें, रीजनल ज्योग्राफी में। बेसिकली जब जब स्टडी ज्योग्राफी की गई है तो उसमें ड्यूअलिज्म का कॉन्सेप्ट डेफिनेटली आता है। ड्यूअलिज्म का कॉन्सेप्ट कैसे कि एक तरफ तो आ गई एनवायरनमेंट, दूसरी तरफ हो गया ह्यूमन। तो एक तो एनवायरनमेंट का इफेक्ट जाता है ह्यूमन पे कि जिस तरीके का एनवायरनमेंट होता है उस तरीके से ह्यूमन लाइफस्टाइल, लाइवलीहुड होती है, किस तरीके की क्लोथिंग होती है, फूड हैबिट होती है, वो सारी की सारी। और जैसे जैसे ह्यूमन ने अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप की है उसके हिसाब से अर्थ का यूटिलिटी, अर्थ का यूटिलाइजेशन भी वेरी करने लग गया। तो इस हिसाब से ह्यूमन का इफेक्ट किस पे आने लग गया, अर्थ के ऊपर। तो बेसिकली ह्यूमन का इफेक्ट अर्थ पे भी है और अर्थ का इफेक्ट ह्यूमन पे भी है। तो अर्थ का जो इफेक्ट ह्यूमन पे है उसको तो बोलते हैं नेचुरलिज्म। क्या बोलते हैं, नेचुरलिज्म। मतलब अर्थ के अकॉर्डिंग या एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग चलता है। जब ह्यूमन का इफेक्ट अर्थ पे आ जाता है तो उसको बोलते हैं ह्यूमनिज्म, जब ह्यूमन की डोमिनेंस हो जाती है। तो इनिशियली नेचुरलिज्म थी जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब टेक्नोलॉजी आ गई तो ह्यूमनिज्म ने अपने आप को डोमिनेट किया। बट अल्टीमेटली जब कंक्लूजन निकाला जाता है तो इन दोनों का ड्यूअलिज्म, ये दोनों एक साथ चलते रहते हैं। एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे आप रिलाई नहीं कर सकते। जब जोग्राफिकल थॉट्स में स्टडी करेंगे, फर्दर आप एग्जाम्स करेंगे या फिर जोग्राफी ऑप्शनल के अंदर या फिर नेट JRF का जो अपन कोर्स कवर करेंगे इन फ्यूचर, तो उसके अंदर आपको और अच्छे से ये चीज़ें समझ में आएंगी, जोग्राफिकल थॉट्स और इनके बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वैसे ज्योग्राफी। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं अपन कि ज्योग्राफी की ब्रांचेस। अब जैसा कि मैंने बताया कि दो तरीके की अप्रोच होती है, एक तो सिस्टमेटिक अप्रोच, एक होती है रीजनल अप्रोच। तो अपन पहले ज्योग्राफी की ब्रांचेस को स्टडी करेंगे किस बेसिस पे, सिस्टमेटिक अप्रोच। तो ज्योग्राफी के ब्रांचेस को देखें सिस्टमेटिक अप्रोच में तो 4 ब्रांचेस इसमें अपन डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल, प्रिंसिपल या फिलोसॉफिकल, मेथड्स एंड टेक्निक बेस्ड और ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, 4 सेगमेंट आपके सामने स्क्रीन पे हैं। अब फिजिकल ज्योग्राफी जो है उसको अपन डिवाइड कर सकते हैं और फर्दर 4 ब्रांचेज में, जो कि जियोमॉर्फोलॉजी, अर्थ सरफेस से रिलेटेड का मतलब स्टडी करेंगे, लैंड फॉर्म्स कैसे डेवलप हो रहे हैं, माउंटेन्स और ये। दूसरी होगी क्लाइमेटोलॉजी, जिसमें अपन क्लाइमेट से रिलेटेड कंटेंट देखेंगे, प्रेसिपिटेशन देखेंगे, कैसी क्लाइमेट है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, टेम्परेट क्लाइमेट है, पोलर क्लाइमेट है। हाइड्रोलॉजी कि वाटर सर्कुलेशन क्या है, वाटर का क्या सेगमेंट है, फ्रेश वाटर, सैलाइन वाटर, आइस कैप्स, इनके बारे में स्टडी होती है। और सॉइल ज्योग्राफी, जिसमें सॉइल में पेडोजेनेसिस, इनके बारे में अपन बाद में बात करते हैं। ठीक है, तो सॉइल ज्योग्राफी के अंदर क्या, पेडोजेनेसिस, सॉइल टाइप क्या है, क्या उसमें मिनरल्स अवेलेबल हैं, NPK जो मैक्रो मिनरल्स होते हैं उनके बारे में देखा जाता है कि नाइट्रोजन कम है, ज़्यादा है, पोटास कम है, मतलब पोटेशियम की क्या क्वांटिटी है, फॉस्फोरस की क्या क्वांटिटी है, वो चेक की जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर अपन देखें नेक्स्ट फिलोसॉफिकल या फिर प्रिंसिपल बेसिस पे ज्योग्राफी को डिवाइड करें तो वो 2 तरीके से हो सकती है। एक तो ह्यूमन और इकोलॉजी का जो रिलेशन है, ठीक है, ह्यूमन इकोलॉजी, उसके बारे में स्टडी करते हैं। एक होती है ज्योग्राफिकल थॉट्स। ज्योग्राफिकल थॉट्स के अंदर क्या होता है कि किस तरीके से ज्योग्राफी का डेवलपमेंट हुआ, वो चीज़ स्टडी की जाती है ज्योग्राफिकल थॉट्स में, जिसमें अलग अलग स्कूल्स हैं, जैसे अमेरिकन स्कूल हो गई, यूरोप में ब्रिटिश स्कूल हो गई, रशियन स्कूल हो गई, जर्मन स्कूल हो गई। इस तरीके से अलग अलग जितने भी ज्योग्राफर साइंटिस्ट थे उनका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उसके बारे में स्टडी की जाती है। ओके, फिर नेक्स्ट जो है सिस्टमेटिक अप्रोच के हिसाब से ज्योग्राफी को अगर डिवाइड करें तो मेथड एंड टेक्निक्स। मेथड एंड टेक्निक्स में क्या आ गया, जैसे कार्टोग्राफी, आपने मैपिंग की, वो उसकी स्टडी हो गई। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, जैसे आपने कुछ डेटा लिए कि इस पर्टिकुलर रीजन में इस टाइम पे इतनी रेनफॉल होती है, इस पर्टिकुलर रीजन में इस टाइम पे इतना टेम्परेचर रहता है, उसके अकॉर्डिंग आपने एक एनालिटिकल अप्रोच बनाई। ठीक है, तो वो हो जाएगी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। ऐसे ही फील्ड सर्वे मेथड, कोई भी मिनरल के लिए कर रहे हो, सी फूड के लिए कर रहे हो, या फिर कोई पर्टिकुलर एक रीजन के अंदर आपने वॉयज लिया है कि हाँ जाकर के रिसर्च करके आते हैं कि हाँ इसकी कोस्टल रेंज कहाँ तक है, क्या है, तो वो टेक्निक बेस्ड सिस्टम हो जाता है। और आजकल जो एडवांसमेंट आया है, जब से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी,
यूज़ हुई है ज्योग्राफी वाले फील्ड के अंदर, तब से और भी ज़्यादा डिटेल में चीज़ें मिलना शुरू हो गई, जिसको अपन जियो इन्फॉर्मेटिक्स बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जिसमें आप GIS, GPS और LIS इनके बारे में स्टडी करते हो, और इनसे एक्यूरेसी मतलब कि पर्टिकुलर लोकेशन कहाँ पर है, कोऑर्डिनेट्स बेसिस एकदम एक्यूरेसी, जैसे आप गूगल मैप यूज़ करते हो उस तरीके से आप पर्टिकुलर कोई भी चीज़ को, कोई भी लैंडफॉर्म को, कोई भी हाउस को, ये जो लोकेशन सिस्टम जो भी चल रहा है ना, GPS GIS सिस्टम अपन यूज़ करते हैं, वो सारा का सारा किस में आ जाता है? ज्योग्राफी का ही है। क्योंकि मान लो यहाँ पे आपकी एक सिटी है और दूसरी सिटी यहाँ से लगभग 800 किलोमीटर दूर है, तो इन दोनों सिटीज़ की जो लोकेशन है, जो उनकी रेलेवेंस क्या है, क्या ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है, क्या क्या तरीके से ये दोनों डिफरेंट है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है, किस तरीके का इनकी कॉलोनाइजेशन है, इनके बीच में जो रूरल सिस्टम है, रूरल या अर्बन जो एक तरीके से फ्रिंजेस हैं, वो किस तरीके से ट्रांजिशन मोड में आ रही है, कहाँ पे किस तरीके का क्रॉप पैटर्न है, वो सारी चीज़ें पैटर्न अपन स्टडी कर सकते हैं इन मेथड एंड टेक्निक्स वाली ब्रांच की जियो इन्फॉर्मेटिक्स ब्रांच में, जिसमें GIS GPS और LIS को अपन स्टडी करते हैं। और फिर फोर्थ ब्रांच आ जाती है सिस्टमेटिक अप्रोच के अंदर ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर अपन देखते हैं कि सोशो कल्चरल सेगमेंट को देख पाते हैं, पॉपुलेशन सेटलमेंट को देख पाते हैं, सोशो कल्चरल की ह्यूमन का मतलब जोग्राफिकल बिहेवियर इंसान का कैसा है, किस पर्टिकुलर रीजन में कैसे ह्यूमन बीइंग बिहेव कर रहा है, उसकी क्या कल्चरल एवोल्यूशन हुआ है। जैसे इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में अगर नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करें, फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ के लोग कैसे कपड़े पहन रहे हैं, कैसे उनकी फूड हैबिट है, तो उनका और कैसे वो सोशली इंटरेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर उनकी ज्योग्राफी जो है, माउंटेनस रीजन है, हिली टेरेन है, उसका इफेक्ट उस पर डेफिनेटली आता है। ऐसे ही हिस्टोरिकली इंडिया पहले एकदम आइसोलेटेड रहा है, क्योंकि ऊपर से मैंने बताया था, मैप बना करके अगर यहाँ पर बताऊँ तो इंडिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किसने की? हिमालय ने। पर जैसे ही हिमालय के पासेस के थ्रू होते हुए, हिमालय का क्या है इस तरीके से पूरा पैटर्न है, मैं कलर दूसरा यूज़ कर लेता हूँ, हिमालय जो है वो इस तरीके से पूरा इस पैटर्न में है। तो उससे क्या हो रहा है कि इधर से भी कोई इन्वेडर्स नहीं आ पाए, इधर से भी कोई इन्वेडर्स नहीं आ पाए, तो यहाँ पर बिल्कुल आइसोलेटेड अपनी एक कल्चर चलती रही। पर जैसे ही इन्वेडर्स ने यहाँ पर ओवरकम किया, पासेस ढूंढे और वो इधर से आना शुरू हो गए, तो उसके बाद में क्या हो गया, अपनी कल्चर में भी वेरिएशन आने लग गए। तो कहने का मतलब ये है कि क्लाइमेट और पर्टिकुलर रीजन के अकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग के सोशल और कल्चरल इशू क्या रहे, दूसरा हिस्ट्री क्या रही उस पर्टिकुलर रीजन की, ऐसे ही उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर पॉपुलेशन और सेटलमेंट क्या रहा है। जैसे पॉपुलेशन और सेटलमेंट की अगर अपन बात करें तो पॉपुलेशन का मतलब ये हो गया कि जब मान लो प्लेन एरिया है, नॉर्दर्न प्लेन की बात करें, इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन की बात कर रहा हूँ मैं, उस वाले रीजन में क्या है, टेरेन बिल्कुल फ्लैट है, वाटर अवेलेबिलिटी बहुत शानदार है, एग्रीकल्चर के लिए जो रिक्वायरमेंट है सॉइल में वो फर्टाइल है। तो वो सारी चीज़ें अगर फेवरेबल हो गई तो यहाँ पर क्या हो गया, फूड ग्रेन ज़्यादा होने लग गया, और फूड ग्रेन जब ज़्यादा होना शुरू हो जाता है तो क्या हो जाता है, फिर पॉपुलेशन ग्रोथ ऑटोमेटिक हो जाती है। जब पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाती है तो उसी के अकॉर्डिंग सेटलमेंट्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। फिर वो चाहे किस में, स्लम्स के फॉर्म में हो रही है, या कॉलोनी अच्छे से डेवलप हो रही है, या फिर स्टार शेप में डेवलपमेंट है, या फिर लीनियर है, या रेक्टेंगुलर है, अलग अलग तरीके के सेटलमेंट पैटर्न आते हैं, जो अपन धीरे धीरे जैसे जैसे ज्योग्राफी में आगे बढ़ेंगे तो वो चीज़ें एकदम क्लियर होती चली जाएंगी। इसी तरीके से इकोनॉमिक चौथा सेगमेंट आ जाता है कि इंडिया एक एग्रीकल्चर डोमिनेटेड कंट्री है, मतलब अपने यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर का जो मेन रोल रहता है वो ज़्यादा है इकोनॉमी के अंदर, एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है, मतलब एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है इंडिया में। तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह क्या है, यहाँ पर अपनी वाटर अवेलेबिलिटी, फर्टाइल रिसोर्सेज, फर्टाइल सॉइल, और इसी वजह से और टेक्नोलॉजी का थोड़ा बहुत कम डेवलपमेंट, ये भी एक वजह होती है। तो इस तरीके से अगर अपन ड्यूअलिज्म की जो मैंने बात की उसको अगर यहाँ पे अप्लाई करें फिजिकल और ह्यूमन के बीच में, ह्यूमन ज्योग्राफी के बीच में, और फिर इन्फेरेंस अगर अपन निकालें तो बायोजियोग्राफी निकल के आती है, जिसमें अपन इकोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे आज क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, तो पहले तो क्या था कि क्लाइमेट चेंज मेजरली क्या हुआ करता था, मतलब हमेशा से रहा है और अभी भी है ऐसा, पर अभी जो मेन फोकस क्लाइमेट चेंज पे है वो इसलिए है क्योंकि वो ह्यूमन जनरेटेड है, एंथ्रोपोजेनिक है, और यूजुअली होता क्या है क्लाइमेट चेंज, नेचुरल होता है। ठीक है, तो इकोलॉजी की स्टडी करना हो गया। प्लांट ज्योग्राफी
कि कौन से रीजन में किस टाइप के प्लांट्स मिलेंगे। जेरोफाइट्स मिलेंगे जहाँ पर डेजर्ट एरिया है, हाइड्रोफाइट्स मिलेंगे कि जहाँ पर ज़्यादा पानी मिलता है, ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही जू ज्योग्राफी में क्या स्टडी करते हैं अपन कि कहाँ पर कौन सा फौना है, ठीक है, कौन से रीजन के अंदर, जैसे डेजर्ट एरिया में कैमल्स मिलते हैं, ठीक है, लामाज मिलते हैं अगर साउथ अमेरिका में आप जाओ, उस तरीके से। इसी तरीके से अपन स्टडी करते हैं एनवायरनमेंट ज्योग्राफी में एनवायरनमेंट में बायोस्फीयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया, इनका इंटरेक्शन हो गया, किस तरीके से इनका कोरिलेशन होता है, फिर इनके अंदर अपन बायोम्स की स्टडी करते हैं, ये सारी डिटेल अच्छे से देखते हैं। तो वो इन्फेरेंस है बेसिकली किसका, ह्यूमन और फिजिकल ज्योग्राफी का अंडर सिस्टमेटिक अप्रोच। फिर अगर अपन थोड़ा और सेगमेंट वाइज डिटेल स्टडी करें ह्यूमन ज्योग्राफी में, तो पॉपुलेशन और सेटलमेंट वाला सेगमेंट है, उसको कैसे देखते हैं अपन, अर्बन रूरल वे, मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको। वो इकोनॉमी में आप देखोगे तो एग्रीकल्चर बेस्ड है, इंडस्ट्रियल बेस्ड है, टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है, ट्रेड ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड ज़्यादा हो रहा है, सर्विस सेक्टर ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें अपनी स्टडी होती है सिस्टमेटिक अप्रोच। तो यहाँ पे एक चीज़ आपके क्लियर हो रही होगी कि अपन पर्टिकुलर एक चीज़ पे ध्यान दे करके ऑल ओवर वर्ल्ड स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे हिस्टोरिकल हो। यहाँ पर ये नहीं देख रहे कि एक रीजन के अंदर इन सारी चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं, नहीं, अपन एक पर्टिकुलर टॉपिक उठा रहे हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड स्टडी कर रहे हैं, तो वो हो जाता है क्या, सिस्टमेटिक अप्रोच, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी समझने के लिए ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैप है ये। नेक्स्ट आप देखोगे, अगर अपन ब्रांचेस की बात करें, ये चीज़ें मैंने एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर कर दी है कि ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी के अंदर कौन कौन से, फिजिकल ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर कर दी है, मैप से उठाई हुई चीज़ें, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोच। अब बात करेंगे रीजनल अप्रोच को मैं फिर से थोड़ा सा समझा दूँ मैं आपको कि जैसे ये अर्थ है, तो इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर सारी चीज़ों को स्टडी करो और इस पर्टिकुलर रीजन में आप सारी चीज़ों को स्टडी करो, तो ये हो जाएगी आपकी रीजनल अप्रोच। अब रीजनल अप्रोच है, इसके अंदर भी ज्योग्राफी को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया जाता है, तो मेनली 4 तरीके हो गए। पहला तरीका जिसमें रीजनल स्टडी या फिर एरिया स्टडी अपन करते हैं, क्या, जिसमें रीजनल स्टडी या फिर एरिया स्टडी अपन करते हैं। एक सेकेंड, ये ब्रश खुल जाए, ठीक है, ठीक है। रीजनल स्टडीज या फिर एरिया स्टडी, पर्टिकुलर रीजन में कैसे, उस रीजन पर्टिकुलर का कैसे डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आया वैसे वैसे इंसान ने अपनी एप्लीकेशन अप्लाई की और उसके बाद में उसको मॉडिफाई किया। ऐसे ही रीजनल एनालिसिस कि हाँ यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पर खेती अच्छी है, वेजिटेशन ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पर ग्राउंड वाटर जो है वहाँ पर एक्विफर्स फिल रहते हैं, 8 से 10 फीट की गहराई पे जाते ही पानी मिल जाता है, या फिर जस्ट ऑपोजिट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, रेनफॉल बिल्कुल कम है, लद्दाख ये डेजर्ट एरिया है, फिर वेस्टर्न राजस्थान में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर ये अपने को कंडीशन मिलती है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, ग्राउंड वाटर लेवल भी अपने को बहुत नीचे मिलता है। इसी तरीके से फिर रीजनल प्लानिंग भी आप करते हो, जैसे हिली एरिया है तो हिली एरिया के अंदर आप प्लेन एरिया की जो प्लानिंग है वो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हिली एरिया में अगर आप प्लेन एरिया के अंदर तो चलो आपने रेलवे लाइन डाल दी, रोड्स बना दी, तो ये बहुत ही आसान था, आपको लेवलिंग करने की इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, थोड़ा बहुत फिनिशिंग की और डाल दी। जबकि हिली एरिया में क्या रेलवे ट्रैक आप डाल सकते हो, नहीं, वहाँ के लिए आपको अलग से प्लान करना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या हो गया, रीजनल प्लानिंग भी आपकी किस में आ जाती है, जब रीजनल अप्रोच में अपन ज्योग्राफी की ब्रांचेज को स्टडी करते हैं। फिर सब कैटेगराइजेशन में जाएं तो रीजनल स्टडी या फिर एरिया स्टडीज़ को अगर देखें तो माइक्रो लेवल, मैक्रो लेवल बड़े लेवल पे, बीचोलिए लेवल पे, मीजो लेवल पे, और ये माइक्रो लेवल पे। मैक्रो लेवल रीजनल मतलब मान लो केवल कॉन्टिनेंट की बात करने लगे फॉर एग्जाम्पल, मैक्रो लेवल की बात कर रहे हो, या फिर कोई पर्टिकुलर कंट्री की बात कर रहे हो, बड़ा एरिया हो गया। फिर मीजो पे आप स्टेट या प्रोविंस को ले लोगे वहाँ पे, और माइक्रो पे फिर आप लोकल लेवल पे, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज़ के लेवल पे आप स्टडी करो, या फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, अगर इंडिया पर्टिकुलर की मैं बात करूँ। इसी तरीके से अगर रीजनल प्लानिंग अपन कर रहे हैं तो रूरल एरिया की प्लानिंग अलग तरीके से होती है और टाउन प्लानिंग अलग तरीके से होती है, जो कि मैंने एग्जाम्पल किस तरीके से पिक किया था, हिली रीजन और पर्टिकुलर प्लेन रीजन की बात की थी, वो थोड़ा और माइनर चले गए थे, माइक्रो लेवल पे चले गए थे, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो इस तरीके से अपन ज्योग्राफी की अलग अलग ब्रांचेज डिवाइड कर सकते हैं रीजनल और सिस्टमेटिक अप्रोच बेस पे। ये वही चीज़ें हैं जो मैंने बता दी सारी की सारी। अब अपन यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल देख लें तो रीजनल स्टडीज़ 3 हो गई, रीजनल प्लानिंग 2 हो गई, रीजनल डेवलपमेंट
प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलता है, जो कि टेम्पोरल सिस्टम, और टेम्पोरल का मतलब टाइम के साथ में चलने वाला। रीजनल एनालिसिस आप दो तरीके से करते हैं, एक तो फिलोसॉफिकल तरीके से कि जोग्राफिकल थॉट्स क्या है, ठीक है, उस पर्टिकुलर रीजन के लिए क्या सोच रही है जोग्राफर्स की, किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है, उस चीज़ को आप स्टडी करते हो। दूसरा अपन देखते हैं मेथड्स एंड टेक्निक, जैसे अपने पास में आज जीपीएस, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, कार्टोग्राफी, मैपिंग अपने पास अवेलेबल है, तो इन टेक्निक्स का यूज़ करके और बढ़िया तरीके से अपन पर्टिकुलर रीजन का एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये अपना ब्रांचेस का कोर्स यहीं पे कंप्लीट होता है। फिर बात करते हैं ज्योग्राफी की बेसिक डेफिनेशन की। डेफिनेशन जो ज्योग्राफी की नॉर्मली यूज़ की जाती है वो क्या है। तो यहाँ पर आपके सामने दो ज्योग्राफर्स हैं, एक तो रिचर्ड हार्टशॉन और दूसरे हैं हेटनर। रिचर्ड हार्टशॉन ने आपको दिया था एरियल डिफरेंशिएशन का सेगमेंट, जो एरियल डिफरेंशिएशन को जब अपन डिटेल में स्टडी करेंगे तो वहाँ पे ये अपने को पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल अपने को ये देखना है कि एरियल डिफरेंशिएशन के सेगमेंट के हिसाब से जो रिचर्ड हार्टशॉन है उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है। तो इन्होंने कहा है कि ज्योग्राफी इज कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन। क्या है? डिस्क्रिप्शन पहले तो, और साथ में एक्सप्लेनेशन ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन ऑफ अर्थ सरफेस, कि पर्टिकुलर रीजन में, पर्टिकुलर एरिया में क्या तो फीचर्स है वहाँ के, वहाँ का डिस्क्रिप्शन, और साथ में उन फीचर्स की क्या इफेक्टिवनेस है उसको एक्सप्लेन करते हुए समझाती है। तो ऐसी स्ट्रीम को क्या बोला गया है? ज्योग्राफी। ठीक है। इसी तरीके से हेटनर है, उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी है। उन्होंने बोला है कि ज्योग्राफी जो है वो स्टडी करती है डिफरेंसेस को, डिफरेंस वाले फिनोमेना को, जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस से रिलेटेड हो। तो एरियल डिफरेंशिएशन वाला सेगमेंट यहाँ पे आ गया, और यहाँ पर आपका आ जाएगा रीजनल अप्रोच, कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ सरफेस को देखें और वहाँ पर आप डिफरेंट स्टडीज़ देखें, वहाँ के फिनोमेनाज को स्टडी करें। वो जिस स्ट्रीम के अंडर होती है, तो हेटनर के अकॉर्डिंग वो क्या है? ज्योग्राफी। तो ये दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब बात करते हैं अपन इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, जो कि अपना मेन फोकस पॉइंट रहेगा इस पूरी बुक में, जितने भी अब फर्दर अपन चैप्टर स्टडी करने वाले हैं। फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, रिपीट कर रहा हूँ, ह्यूमन ज्योग्राफी नहीं, फिजिकल ज्योग्राफी। तो इंपॉर्टेंस की अगर अपन बात करें तो इंपॉर्टेंस का तो ऐसा है कि आज अपन जिस तरीके के आप हो, आपका जैसा बिहेवियर है, आप जिस तरीके की फूड हैबिट फॉलो करते हो, आप जिस तरीके के घरों में रहते हो, वो सारा का सारा वहाँ की ज्योग्राफी ही डिफाइन करती है, ज्योग्राफी ही डिसाइड करती है। जैसे अगर अपन स्टडी कर रहे हैं, मान लो जियोमॉर्फोलॉजी में लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर का मतलब क्या हो गया? स्थल भाग। ठीक है। आउटर जो सरफेस अपने को दिखाई देती है, ज़मीन वाला पोर्शन, अगर उसकी स्टडी करें तो वहाँ पे कैसे लैंडफॉर्म्स हैं, किस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम है। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब क्या हो गया? किस तरीके से पानी आसपास से इकट्ठा होता है, एक नदी का या स्ट्रीम का या रिवर का फॉर्म लेती है, क्या रिलीफ और फिजियोग्राफी है वहाँ की। इसी तरीके से एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन अपन देखते हैं कि क्या तो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का मतलब कितनी लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर, इस तरीके से मीजोस्फेयर, ये सारे चलते रहते हैं। ओके, एक एक डिटेल में स्टडी करते हैं। ऐसे ही हाइड्रोस्फेयर, जिसमें अपन डिफरेंट ओशियंस के बारे में बात करते हैं, सीज़ के बारे में बात करते हैं, लेक्स के बारे में बात करते हैं, और उनसे एसोसिएटेड जितने भी वाटर रियल्म्स हैं। वाटर रियल्म्स का मतलब कि मान लो एक बड़ा ओशन है, उस ओशन के नीचे, ये ओशन है, उस ओशन के नीचे कैसे कैसे रिलीफ हैं, पीक है, गोयट्स हैं, क्या ट्रेंचेस हैं, ठीक है, रिजेस हैं, इस तरीके के स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलते हैं, वो अपन स्टडी करते हैं। बायोस्फीयर जब बात आती है तो बायोस्फीयर का मतलब हो गया लाइफ कैसे वहाँ पर सस्टेन कर रही है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। ये सारा सेगमेंट किसका पार्ट है? ये सब फिजिकल ज्योग्राफी का ही पार्ट है। ये चीज़ें अपन फर्दर लेक्चर्स में स्टडी भी करेंगे। ऐसे ही सॉइल ज्योग्राफी जब पढ़ते हैं तो पेडोजेनेसिस के बारे में पढ़ते हैं। पेडोजेनेसिस के अंदर क्या क्या प्रोसेस होते हैं, वहाँ की क्लाइमेट क्या रही है, रॉक कैसी रही थी, पेरेंट रॉक कैसी थी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी कितनी थी, और टाइम कितना स्पेंड हो चुका है। इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि एक रॉक से एक सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये चीज़ अपन पूरा स्टडी करते हैं, रॉक से सॉइल फॉर्मेशन। इसी तरीके से ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर अपन जो ह्यूमन बिहेवियर है, सॉरी ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी निकल गया, ह्यूमन बिहेवियर है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है वैसे वैसे बिहेवियर भी चेंज होता चला जाता है। ठीक है। जैसे आज एसी आपके पास में है, पहले एसी नहीं थी तो क्या होता था
कि आप अपने क्लाइमेट को या अपने सराउंडिंग एरिया के जो एनवायरनमेंट है उसको नहीं रेगुलेट कर पाते थे। इस वजह से आपको गर्मियों में, राजस्थान की अगर पर्टिकुलर बात करें तो आपको घरों में ही रहना पड़ता था। ऐसे ही आप बात करोगे नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में जहाँ पे रेनफॉल कंटिन्यू रहता है, तो आपकी हैबिट हो चुकी होती है कि हाँ रोज़ बारिश आएगी यहाँ पे, तो उस रीजन में आप उस तरीके की अपनी बिहेवियर डेवलप कर पाओगे। बट आज जैसे ही आपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर लिया, तो आप चाहे दिन हो चाहे रात हो, कभी भी कैसी इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड आप इक्विपमेंट यूज़ करके, एसी चला करके रूम में बैठ के रातों रात कुछ भी कर सकते हो, कितना भी बड़ा काम कर सकते हो। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो भी कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट पे इफेक्ट डालता है और ह्यूमन बिहेवियर पर भी इफेक्ट डालता है। ऐसे ही टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन क्या है उस पर्टिकुलर रीजन में, जिसकी वजह से वहाँ का ग्राउंड वाटर लेवल क्या है, उस पर भी अपन देखते हैं कि क्या एग्रीकल्चरल यूज़ हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते। अगर अपन पर्टिकुलर कोई कोस्टल रीजन की बात करें, तो कोस्टल रीजन के अंदर चारों तरफ समंदर है, पानी पानी है, तो वहाँ पर जो हैबिट होगी वो क्या होगी, सी फूड पे बेस्ड होगी। सी फूड में चाहे वो फिशेस हो, चाहे क्रैब्स हो, चाहे कोई भी तरीके की, मतलब कोई भी एनिमल हो, एक्वेटिक एनिमल हो, उन पे बेस्ड उनकी फूड हैबिट्स कहीं ना कहीं घूमती फिरती रहती है चारों तरफ। तो इस तरीके से जो फिजिकल ज्योग्राफी है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन की तरह इवॉल्व हुआ है, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज किया जाता है, जिसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग जो कि आसपास के एनवायरनमेंट की होती है वो डेवलप हो पाती है, और जो कि अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत असेंशियल है। मैं ये लाइन फिर से रिपीट करूँगा कि अपने एनवायरनमेंट को जब अपन नहीं समझेंगे तो अपन कैसे प्लान कर सकते हैं कि हमारा ये काम किया हुआ सबसे बढ़िया रहेगा। अगर आपने एग्ज़ाम के पैटर्न को ही नहीं समझा तो आप क्या प्रिपेयर कर लोगे एग्ज़ाम के लिए, क्या वहाँ का माहौल रहता है एग्ज़ाम। तो टेस्ट सीरीज़ आप देते हो या फिर टेस्ट आप लेते हो, तो उससे क्या होता है, आप वहाँ के एनवायरनमेंट के अंदर ढलने की कोशिश करते हो और फिर उसी के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे बिहेव करते हो जब एग्ज़ाम टाइम पे आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो। ओके, तो इस तरीके से ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन अपनी फर्स्ट यूनिट यहीं पे कंप्लीट होती है, जिसमें अपने थॉरली समझने की कोशिश की है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेगमेंट हैं, क्या अप्रोचेज़ हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या क्वालिटीज़ है ज्योग्राफी की, वो एक एक चीज़ जानने की कोशिश की है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो है आपको जल्दी मिलेगा चैप्टर 2 पे, जो कि है द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। अपना अप्रोच यही रहेगा कि मैं कैसे भी करके जो बुलेट पॉइंट्स है वो निकाल के अपन स्टडी करें, जिससे आप एक तो क्विकली रिवाइज कर सको और दूसरा हर एग्ज़ाम के लिए आप इजीली अप्रोच कर सको। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज़ comment if you have any doubt, if you have any query you can also email us। emails को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है आंसर देने के अंदर, कमेंट को भी डेफिनेटली आंसर दिया जाता है, बट कमेंट की बजाय ईमेल अगर आप करते हो तो आप प्लीज़ हमें अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल के साथ में ईमेल कीजिए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। थैंक यू।